लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हमने डेडलॉक प्रिवेंशन स्टार्ट किया था, कि जिसमें हमने बोला था कि डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होगा कि आपके पास जो 4 नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक्स हैं उनको हम वायलेट करते हैं, उनमें से किसी कंडीशन, ताकि डेडलॉक ना हो सके। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो आपको मैंने लास्ट टाइम ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है, तो कई बुक्स ने उसका दिया हुआ है, प्रिंटर्स को एक स्पूलिंग के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग ये इम्पॉसिबल ही है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर है तो है, वरना आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। नाउ द सेकंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट। सो होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या है कि हर प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज होल्ड पे होंगे और कुछ रिसोर्सेज के लिए वो वेट करेगा। अब इस कंडीशन को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? देखो, रिक्वायर्स प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिंस एग्जीक्यूशन। अब ये यहाँ पे स्लाइड पे एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब क्या है आपके पास ये वाली लाइन का? दिस वन, require processes to request and be allocated all its resources before it begins execution। इसका मतलब क्या है कि जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसको रिसोर्सेज तभी एलोकेट होंगे जब सारे के सारे रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वरना उसको एक भी रिसोर्स एलोकेट ना करो तो इससे होगा क्या? कभी भी होल्ड एंड वेट ट्रू नहीं होगी, क्योंकि लेट अस सपोज P1 प्रोसेस है और इसको 4 इंस्टेंसेस ऑफ R1 रिसोर्स चाहिए। तो जब यहां पर मान लो अवेलेबल रिसोर्स है अभी के लिए 3, तो उसको एलोकेट ही नहीं होंगे। ठीक है, जब उसको एलोकेट ही नहीं हुए तो मतलब होल्ड वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई। जब यहाँ पे 4 हो गए तो आप इसको एलोकेट कर सकते हो। तो आप इस तरह से इस कंडीशन को वायलेट कर सकते हो। ये क्लियर है भाई? पहले एनी डाउट यहां तक? आगे की लाइन में अभी एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक क्लियर है? सो अगर क्लियर है तो मैं अब आगे करता हूं। It allow processes to request resources only when the process has none allocated to it। दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हो कि प्रोसेस तभी ही रिक्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास कोई रिसोर्स ना हो। कोई ये इन दोनों कंडीशंस में डिफरेंस बताएगा मुझे? इन दोनों कंडीशंस में और से एक तो पहले वाली और एक और के बाद वाली जो लाइंस लिखी हैं, इनमें कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? एनीबडी? देखो, जो और से पहले की कंडीशन है वो क्या कहती है कि प्रोसेस को सभी के सभी रिसोर्सेज एट द बिगिनिंग एलोकेट कर दो, वरना कोई भी ना करो। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि प्रोसेस तब रिक्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास होल्ड पे कोई भी रिसोर्स ना हो। तो पहली कंडीशन में क्या है कि आपके पास स्टार्टिंग पे ही जितने रिसोर्सेज उसको चाहिए उसको देने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब प्रोसेस के पास कोई ना रिसोर्स हो तो उसको आप एलोकेट करोगे। ऐसे नहीं किसी के पास पहले से ही रिसोर्स है तो वो मांग रहा है, तो मतलब वो वेट नहीं कर रहा होगा आपका प्रोसेस, होल्ड नहीं कर रहा हो, सॉरी, सेकंड वाली कंडीशन में।
अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू डिफरेंस इसका एक्सप्लेन करता हूं जो बुक में दी है। सेकंड लाइन का नहीं, सेकंड लाइन गलत नहीं है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बुक में एग्जांपल दी हुई है इस चीज की कि वी कंसीडर अ प्रोसेस दैट कॉपीज डेटा फ्रॉम अ डीवीडी ड्राइव। एक प्रोसेस है, उसके क्या चाहिए, वो डीवीडी ड्राइव से डेटा कॉपी करता है, ठीक है। टू अ फाइल ऑन डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क पे कॉपी करता है, ठीक है। एंड देन सॉर्ट्स द फाइल, फिर वो हार्ड डिस्क पे सॉर्ट करता है फाइल को, एंड देन प्रिंट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, ये वाली, ये कहती है कि यहां पर नंबर ऑफ रिसोर्सेज कोई बताओ कितने हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं। एक डीवीडी ड्राइव है जो यहां पर अगर आप देखोगे इस कंडीशन के लिए, एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, थर्ड वन इज प्रिंटर है, या फाइल को मान लो या प्रिंटर, ये थर्ड वन है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो कहती है कि प्रोसेस को ये तीनों रिसोर्सेज एक साथ मिलेंगे, वरना मिलेंगे ही नहीं, उतनी देर ये वेट करेगा, या इसको तीनों रिसोर्सेज अगर स्टार्टिंग में ही मिलेंगे तो उतनी देर तक होल्ड करके रखेगा। लेकिन इस कंडीशन के साथ क्या होगा, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन और स्टारवेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि वो वेट ही करता रहेगा जब तक तीनों के तीनों रिसोर्सेज मिले ना। फर्स्ट कंडीशन इज दिस। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि आप सबसे पहले डीवीडी ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव को मांगोगे, फिर यहां से यहां तक कॉपी होगा, क्लियर। फिर जैसी कॉपी हो गया और उसके बाद इसने छोड़ देना है, दोनों रिसोर्सेज को फ्री कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव और जब प्रिंटर मिलेंगे तो ये इन दोनों को लेगा। लेकिन प्रोसेस के पास होल्ड पे कभी भी कोई रिसोर्स नहीं रहा जब इसने नया रिसोर्स मांगा, तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन आप वायलेट करते हो। इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो बेटर होगी, लेकिन फिर भी लो ही रहेगी, और स्टारवेशन भी है कि प्रिंटर उसको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो होल्ड एंड वेट, लेकिन आपने कंडीशन को इन दोनों वे से वायलेट किया है। अब किसी को डाउट है तो बोलो। मैं बताता हूं वायलेट कैसे हुआ। वायलेट तो ऐसे हुआ कि आपने वायलेट किसको करना है, होल्ड एंड वेट को। अब सेकंड कंडीशन दोबारा से सुन लो। आपने पहली कंडीशन में तो क्या था कि तीनों रिसोर्सेज इकट्ठे मांग लिए और अगर मिल गए तो अपना का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें होल्ड एंड वेट वायलेट हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या है कि आपके पास यहां पर पहले डीवीडी ड्राइव है और पहले आपने हार्ड डिस्क ड्राइव को लिया। सबसे पहले प्रोसेस था, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं था, फिर उसने दो रिसोर्सेज की डिमांड की, दोनों रिसोर्सेज की डिमांड उसको मिल गई, तो इसने डीवीडी से हार्ड डिस्क ड्राइव में कॉपी की। अब जैसी कॉपी हो गया तो इसने दोनों रिसोर्सेज क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए, मतलब छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, क्लियर। इसने दोनों रिसोर्सेज रिलीज कर दिए। अब क्या इस प्रोसेस के पास कोई होल्डिंग पे है, नहीं। फिर ये क्या करेगा, देन अगेन इट विल डिमांड टू रिसोर्सेज। वो इस टाइम कौन से होंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन द प्रोसेस हैज नन, वो तभी रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज जब प्रोसेस के पास नहीं है। फिर हार्ड डिस्क से ये प्रिंटर को
प्रिंट की कमांड देगा। तो इसमें थोड़ी सी आपके पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर हुई, क्योंकि हर टाइम उसको तीनों नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लो ही रहेगी। और कंडीशन भी इसने वॉयलेट कर दी। कौन सी कंडीशन वॉयलेट की? होल्ड वाली। अब प्रोसेस के पास होल्ड पे कोई भी रिसोर्स नहीं था जब उसने डिमांड की। होल्ड एंड वेट क्या कहती है कि प्रोसेस के पास पहले से रिसोर्सेज होल्ड पे हैं और वो नए रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है। क्लियर? यस, एनी डाउट? अब देखो थर्ड वाला तो काफी इजी है, दैट इज नो प्रीम्पशन। प्रीम्पशन का मतलब क्या है कि आप प्रीम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको अगर प्रीम्प्ट करवा दोगे तो वो वाली कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। If a process that is holding some resources requests another resource that cannot be immediately allocated to it, then all the resources currently being held are released। मतलब क्या है इस लाइन का? एक प्रोसेस को दो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, एक उसको मिल गया और दूसरा नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? जो भी होल्ड पे था उसके पास, उसको क्या कर देगा? प्रीम्प्ट कर देगा। क्लियर? तो यही इसका मेन मेथड है। क्लियर है नो प्रीम्पशन? किसी को डाउट? एनी डाउट इन नो प्रीम्पशन? देखो ये इसमें भी हम कुछ कुछ जो पिछली कंडीशन थी उससे ही रिलेट कर रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में क्या था कि वो मांगेगा ही तब जब उसके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा, कोई होल्ड पे नहीं होगा। यहाँ होल्ड पे रख सकता है, मांगेगा भी, लेकिन वो रिक्वेस्ट अगर पूरी नहीं की जा सकती तो वो प्रीम्प्ट कर देगा। क्लियर है ये? एनी डाउट? अब है लास्ट वाला, इसको थोड़ा सा ढंग से समझना, क्योंकि ये बुक में काफी लेंथी भी दिया हुआ है और स्लाइड में देखो अभी कुछ भी नहीं दिया। impose a total ordering of resource types and requires that each process requests resources in an increasing order of enumeration। अब देखने से इस स्टेटमेंट को कोई हमें समझ में नहीं आती, हम वन बाय वन इसको डाइसेक्ट करते हैं कि यहां पर जो लिखा हुआ है impose total ordering of all resource types, इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास 4 रिसोर्सेज है या 3 रिसोर्सेज मान लो, इसको आप किसी यूनिक इंटीजर से, चाहे प्रायोरिटी वाइज चाहे नॉन प्रायोरिटी वाइज, आप इसको इनेमुरेट करोगी। इनेमुरेट मतलब इसकी नंबरिंग आपने कर दी। लेट अस सपोज मैंने कर दी रिसोर्स 1 2 5 7। अब ये कंडीशन क्या कहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनेमुरेशन में रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसका मतलब क्या है कि मान लो P1 प्रोसेस आपके पास R1 रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? और सर्कुलर वेट कैसे होती थी आपकी? मान लो P1 R1 इसको एलोकेटेड है एंड क्लियर एंड क्लियर, इस तरह से सर्कुलर वेट होती थी। अब इस कंडीशन को हमने क्या करना है? वॉयलेट करना है। उसके लिए हमने क्या कर दिया कि हर रिसोर्स को, रिसोर्स टाइप को यूनिकली इंटीजर से हमने एनुमरेट कर लिया। अब P1 के पास कौन सा रिसोर्स एलोकेटेड है? 7। तो P1 कभी भी R1 को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ 7 से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुमरेशन में ही मांग सकता है। तो अगर मैथमेटिकली देखोगे इस कंडीशन को, तो अगर रिसोर्स रिक्वेस्ट की बात करते हो आप इसमें, तो आपके पास जो भी साइकिल बनेगा वो, मान लो ये फंक्शन है रिसोर्स रिक्वेस्ट का, तो वो ऐसे बनेगा।
तो इससे क्या होगा, FR0 इज लेस देन FR0। FR0 मतलब इसका जो भी नंबर आ रहा है, तो ये तो कभी भी ट्रू नहीं होगा साइकिल के केस में। तो हमेशा अगर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन से आप कर रहे हो, तो बेसिकली आप सर्कुलर वेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो या वायलेट कर रहे हो। तो यहां पर डाउट होंगे, जो भी 1 by 1 डाउट है तो मेरे से पूछो आप। यस, एन्यूमरेशन का मतलब क्या है, ये वाला मैं देखो दोबारा बता रहा हूं। अब मान लो सर्कुलर वेट की एग्जांपल क्या है, सबसे इजी, कि आपके पास सॉरी P1 प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज R1 एंड, या ये मान लो कि ये R1 को होल्ड करके रखा है इसने और R2 को मांग रहा है। R2 P2 ने होल्ड करके रखा है और R1 को ये डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब क्या हो रही है आपके पास, सर्कुलर वेट। अब इसमें क्या है कि मान लो R1 की वैल्यू है 4 एंड R2 की वैल्यू है 7। क्या अब P1 R2 को मांग सकता है इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग? यस, चैट में लिखो, क्या P1 R2 को डिमांड या रिक्वेस्ट कर सकता है? यस, ठीक है। तो P1 आपका रिक्वेस्ट कर सकता है किसको, R2 को। बिल्कुल सही। क्या P2 R1 को डिमांड कर सकता है? क्या P2 R1 को इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग डिमांड कर सकता है? R2 की 7, R1 की 4, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही डिमांड कर सकता है। तो ये वाली तो वो डिमांड ही नहीं कर पाएगा। सो दैट मीन्स देयर विल बी नो सर्कुलर वेट। क्लियर? ठीक है, तो कभी सर्कुलर वेट नहीं होगी। लाइन हटने की बात नहीं है चंदन, इसमें हम तो लाइन से पहले की बात कर रहे हैं बेसिकली। क्या वो रिक्वेस्ट कर सकता है? तो इसका मतलब क्या है कि R2 वाली लाइन ही हट जाएगी जो यहां पर थी। अगर आपके पास, इसी को मैं दोबारा दिखाऊं, तो जो R2 है वो P2 को डिमांड नहीं करेगा, तो इसमें कौन सी लाइन हटेगी, ये वाली। सॉरी, ये तो मैं रिसोर्स से वो की है, ये तो लगेगी, ये वाली लाइन हटेगी। P2 R1 को कभी डिमांड नहीं कर सकता। क्लियर? एनीबडी हैज एनी डाउट? यस, स्टारवेशन विल इंक्रीज, नो डाउट। लेकिन हमने डेड, देखो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि डेडलॉक इज इन्फिनाइट स्टारवेशन। स्टारवेशन पॉसिबल है लेकिन इन्फिनाइट नहीं होनी। नहीं, ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस रिसोर्स की वैल्यू किससे ज्यादा रखनी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। यस, इनिशियली कोई भी रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं, तभी तो फिर P1 चलेगा ना। मान लो अब अगर P2 ने R2 को रिक्वेस्ट ही नहीं किया, सॉरी R1 को रिक्वेस्ट ही नहीं किया, तो P1 तब उतनी देर में क्या हो जाएगा, उसको दोनों रिसोर्सेज मिल जाएंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? ताकि P1 डेडलॉक से हट जाए।
सो P2 का रिसोर्स प्रीम्प्टिव रिमूव नहीं कर सकते हो। देखो आपको कोई भी कंडीशन रिमूव करनी होगी, आप प्रीम्प्ट कर सकते हो। देखो P2 के पास कौन सा था, R2, सॉरी जो भी R2 रिसोर्स था, तो अब वो R1 को डिमांड नहीं करेगा, तो उससे क्या है कि सर्कुलर वेट हट रही है। तो अब आपके पास अगर सर्कुलर वेट हट रही है तो मे बी P2 को आपको कुछ टाइम बाद वो रिलीज करेंगे। अगर R2 छोड़ेगा तो ही P1 को मिलेगा ना वो रिसोर्स। अगर R2 छोड़ेगा तभी तो P1 को मिलेगा वो रिसोर्स। दिखा देता हूं। देखो ये हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो उसको डिमांड ही नहीं, उसको ऐसे डिमांड ही नहीं करनी चाहिए प्रोसेस को। हर केस में थोड़ी ट्रू है। तो अब अगर आपने यहाँ पे भी देखा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ले सकता है, लेकिन फिर वो सर्कुलर वेट कभी बनेगी नहीं। नो प्रीम्पशन वाला, ये देखो नो प्रीम्पशन में क्या है कि आप रिसोर्सेज को छोड़ोगे नहीं, लेकिन अगर वो डेडलॉक में फंस रहे हैं तो आप रिसोर्सेज को छोड़ोगे, अगर उसकी मतलब डिमांड पूरी नहीं की जा सकती उस टाइम। नो प्रीम्पशन कंडीशन क्या है कि आप कोई भी रिसोर्स फ्री नहीं करोगे, लेकिन इसमें आपने क्या किया, अगर प्रोसेस के पास मान लो 2 रिसोर्स हैं और उसको तीसरा रिसोर्स अभी मिल नहीं पा रहा, तो वो अपना काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो अगर R1 और R2 रिसोर्स किसी को चाहिए प्रोसेस को, तो वो वाला प्रोसेस R1 या R2 रिसोर्स छोड़ सकता है। नो प्रीम्पशन तो काफी इजी है। देखो सर्कुलर वेट में भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सर्कुलर वेट में वो ना फंसे, ठीक है, लेकिन उसको प्रिंट तो करना पड़ेगा ना कोई ना कोई रिसोर्स कई केसेस में। यस एनी डाउट? देखो ये तो हो गया आपका 4 कंडीशंस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप कभी भी एज इट इज हटा नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिकली आप अगर कोई रिसोर्स है शेयरेबल तो वो शेयरेबल है, अगर नॉन शेयरेबल है तो नॉन शेयरेबल है। सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट के आपने 2 मैकेनिज्म पढ़े, कौन कौन से, कि जब प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स हो, डिमांड करता है वो उसके पास होल्ड पे कोई भी रिसोर्स ना हो, तो मतलब स्टार्टिंग में वो सारे के सारे रिसोर्सेज एलोकेट करे तभी प्रोसेस को दिए जाएंगे, वरना कोई भी नहीं। सेकंड क्या करता है कि अगर उसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है तभी प्रोसेस को नया रिसोर्स एलोकेट होगा, ठीक है। इससे आप होल्ड एंड वेट को रिमूव करते हो। नो प्रीम्पशन को आप प्रीम्प्ट कर देते हो। सर्कुलर वेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन में आप रिसोर्सेज को डिमांड करते हो। तो ये 4 वे थे आपके, किसके लिए, डेडलॉक प्रिवेंशन के। इसको आप छोड़ सकते हो, ये प्रोग्राम्स को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आ गई है बारी डेडलॉक अवॉइडेंस की। क्योंकि आपने अभी देखा कि प्रिवेंशन काफी मुश्किल है, उसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम्स आएगी आएगी, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी
कम रहती है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या है आपके पास कि आप कोई ना कोई सेफ सीक्वेंस ढूंढोगे। अब व्हाट इज सेफ सीक्वेंस? अब याद रखो सेफ सीक्वेंस क्या है। ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस in which no deadlock is there। सेफ सीक्वेंस क्या है कि कोई ऐसा ऑर्डर आपने ढूंढना है प्रोसेसेस का जिसमें कोई भी डेडलॉक ना हो पाए। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादातर मैक्सिमम नीड एक प्रोसेस की क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अब उसका मतलब क्या है, उससे पहले ये वाला नहीं है, ये वाले अभी क्वेश्चन आया था कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको करना है आपने तो पहले आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आनी चाहिए। थ्रेडिंग के कहाँ किए हैं हमने प्रोग्राम? कोई भी नहीं किए हैं थ्रेडिंग के प्रोग्राम। हमने थ्रेडिंग का कोई प्रोग्राम किया ही नहीं, क्लास में कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। अब ये देखो, when a process requests an available resource, system must decide if immediate allocation leaves the system in a safe state। इस लाइन का मतलब क्या है, जब भी मुझे प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करने हैं तब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सेफ स्टेट हो भी रही है या नहीं। सेफ स्टेट क्या होगी कि अगर मेरे पास एक ऐसा सेफ सीक्वेंस बनना चाहिए कि जिसमें कोई डेडलॉक अगर ना हो। अभी आपको इसमें काफी कंफ्यूजन होगी, मैं न्यूमेरिकल के थ्रू ये एक्सप्लेन करूंगा। फॉक वाला तो है, फॉक वाले प्रोग्राम्स तो हैं। बुक वाले में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है कि थ्रेड्स वाला तो बहुत कम है सिलेबस में। थ्रेड्स वाला मैं अभी बता देता हूँ, मेरे हाथ ही में बुक है। ओनली अप टू 4.3 है आपका, जो 4.3.3 है वहां तक ही है आपका सिलेबस में। तो फॉक वाला तो डेफिनेटली है, फॉक तो सिलेबस में है, वो तो मैंने करवाया भी है। थ्रेड के ऊपर तो मैंने कोई प्रोग्राम करवाया भी नहीं है। 4.3 है, 4.3 में कोई भी, जो 9th एडिशन है मेरे पास हार्ड कॉपी है, उसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं है। क्लियर? सो अभी उसको छोड़ के हम इसकी बात करते हैं। पहले देखो, ये एक डायग्राम है कि अगर मेरे पास सेफ स्टेट है तो मैं पक्का श्योर हूं कि डेडलॉक विल नेवर अराइज। स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इसमें कि डेडलॉक विल नेवर अराइज, तो जहां डेडलॉक विल नेवर अराइज है वो एक सेफ स्टेट है। ठीक है, अगर ये आपको सेफ सीक्वेंस ऐसा कोई मिल जाता है। अनसेफ स्टेट में भी आपका ये पॉसिबिलिटी है कि कभी वो अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज प्रोसेस डिमांड ही ना करे, तो आप शायद बच जाओ। तो अनसेफ स्टेट हमेशा डेडलॉक को इंश्योर नहीं करेगी, लेकिन डेडलॉक हो सकता है। तो यहाँ स्लाइड्स में तो है नहीं, मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ पहले कि सेफ स्टेट आपको समझ में आ जाए। देखो बुक में ये दी हुई है एग्जांपल, तो प्लीज नोट इट डाउन। जिनके पास बुक अभी नहीं है, P1, P2, P3 आपको दिया हुआ है यहाँ मैक्सिमम नीड्स। जब भी डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करेंगे हम मैक्सिमम की तो बात करेंगे ही करेंगे। मैक्सिमम नीड्स कितनी है उसकी? 10, 4, 9।
एंड करंट नीड्स क्या है। ये जो करंट नीड है बुक में ऐसा दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। इसका मतलब आप ये कह लो कि एलोकेटेड रिसोर्सेस, कि कितने रिसोर्सेस एक प्रोसेस को अभी एलोकेट कर किए जा चुके हैं। 5 2 2 टोटल नंबर ऑफ, आप ये मान लो कि ये 9 इंस्टेंस ऑफ हार्ड डिस्क टेप ड्राइव एंड टोटल नंबर ऑफ टेप ड्राइव्स आर 12। अब आपने कोई सेफ सीक्वेंस ढूंढना है, कोई सेफ सीक्वेंस ढूंढना है। अब मेरे को बताओ आप कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं अभी सिस्टम में। अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं 12। एलोकेट कितने किए जा चुके हैं 5 + 2 + 2 दैट इज 9। तो अवेलेबल कितने रह गए 12 - 9 = 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को चैट में बताओ, अगर यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक, और किसी को कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। सो इसमें आप अवेलेबल रिसोर्सेज 3 हैं। अब अगर मैं यहां पर नीड की बात करूं, या अभी इस प्रोसेस को करंटली कितने और रिक्वायर्ड हो सकते हैं मैक्सिमम 10 इसकी मैक्सिमम नीड है। करंट नीड क्या है 5, तो ज्यादा से ज्यादा ये कितने डिमांड कर देगा 5। P2 मैक्सिमम इसकी नीड कितनी है 4, करंटली होल्ड पे कितने हैं या एलोकेटेड कितने हैं 2, तो ज्यादा से ज्यादा ये कितनी डिमांड कर सकता है 2। P3 करंट कितने होल्ड पे हैं 2, मैक्सिमम नीड कितनी है 9, ज्यादा से ज्यादा ये कितने डिमांड कर सकता है 7। तो अब हमें एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढना है कि जो बेसिकली जो मैक्सिमम नीड अब और प्रोसेसेस की कितनी है, इसको किसी वे से सेटिस्फाई कर जाए। तो अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं 3। क्या P1 का को सेटिस्फाई किया जा सकता है, नहीं। P1 की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। क्या P2 को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 था तो यहां पर कितना था 2, तो मैंने 2 रिसोर्सेज यहां से यहां दे दिए। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएगा और ये चारों के चारों रिसोर्सेज कहां दे देगा सिस्टम को दोबारा वापस। दैट मींस P1 को हमने यहां लिख लिया कि सबसे पहले P1 प्रोसेस चला और इसने एग्जीक्यूट करने के बाद अपने सारे रिसोर्सेज सिस्टम को रिलीज कर दिए। तो अब अवेलेबल रिसोर्सेज कितने रह गए 5। ठीक है, सेकंड P2, सो P2 में क्या है आपके पास P2 सॉरी सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट हुआ, मैं P1 लिख गया सॉरी, ये P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। अब अवेलेबल रिसोर्सेज 5 हैं, क्या इससे P3 की डिमांड या रिक्वेस्ट पूरी की जा सकती है, नहीं। मैक्सिमम डिमांड जो ये पॉसिबली कर सकता है, क्या इसकी की जा सकती है, बिल्कुल सही। अब सेकंड प्रोसेस आपका P1 चला, तो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, जैसे हमने इसको 5 + 5 दे दिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पर कितने रह गए 0। तो जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा 10 के 10 रिसोर्सेज वापस दे देगा। क्लियर। अब पहले P2 चला फिर P1 चला, अब 10 रिसोर्सेज सिस्टम में आ गए, तो क्या P3 की डिमांड पूरी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो सेफ सीक्वेंस क्या बना P2 P1 P3। क्लियर। अब हमने इंश्योर कर दिया कि इसमें डेडलॉक कभी भी अकर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम नीड्स की बात की जा रही है। तो ये किसका एल्गोरिदम है, डेडलॉक अवॉइडेंस का।
तो यहाँ पर हमने सेव सीक्वेंस सर्च कर लिया। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट अप टिल नाउ? बारह तो टोटल नंबर ऑफ, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। 12 इज द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास यहां पर था। 12 इज द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज। स्टार्टिंग में 9 एलोकेट किए हुए थे डिफरेंट प्रोसेसेस को, तो अवेलेबल कितने थे? 3। क्लियर है ये? यस, एनीबडी हैज डाउट? अब कोई मुझे ये बताएगा, अगर डाउट नहीं है आपको, उसमें जाएंगे। तो यहां पर अनसेफ होते हुए भी हमारे पास वो डेडलॉक क्यों नहीं हो सकता? एनीबडी चैट में ले दो कि हमारे पास स्टेट तो अनसेफ आ गई, कि हमें कोई भी सेफ सीक्वेंस नहीं मिला, लेकिन देखो यहां पर फिर भी डेडलॉक के तो बहुत कम पॉसिबिलिटी दिखाई है इवन इन अनसेफ स्टेट। ऐसा क्यों? एनीबडी? यस, हमने यहाँ पर मैक्सिमम नीड की रिक्वायरमेंट की वो की है, ये जरूरी नहीं कि वो मैक्सिमम नीड उतनी मांगे ही मांगे। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में हम मैक्सिमम को लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लो उसको 12 के रिसोर्सेज की एक साथ कभी जरूरत ही ना हो, वो पहले उसको जितने चाहिए थे उससे काम बन जाए, ठीक है। तो इसलिए हर अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं होती, लेकिन हर डेडलॉक अनसेफ स्टेट होगी। क्लियर है ये? यहां पर आपके पास लाइन लिखी हुई है, तो कई बार क्विज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो सेकंड इसमें है, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम में एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज में ही कामयाब है। यहाँ पर रिसोर्सेज का सिंगल इंस्टेंस होगा। अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको या तो फिर हर इंस्टेंस का आप अलग से वो बनाओ, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। तो आपने क्या करना है, जहां पे भी सिंगल इंस्टेंस का है वहां पर ये वाला रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वाला जो अभी डेडलॉक अवॉइडेंस में हम करेंगे वो रिक्वायर्ड है, वरना इससे आप मल्टीपल इंस्टेंसेस का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों भाई? क्योंकि हमने पीछे देखा है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस में अगर साइकिल भी बन रहा है तो भी वो आपका डेडलॉक फ्री हो सकता है। कैसे? जैसे ये वाली एग्जांपल देखी थी ना हमने, ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या था, साइकिल बन रहा था लेकिन फिर भी डेडलॉक नहीं था। अब इसी को बेस लेकर डेडलॉक अवॉइडेंस ने ये लिखा है। अब सिमिलर टू रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आपके पास यहाँ पर क्लेम एज होगी, दैट प्रोसेस पीजे में रिक्वेस्ट रिसोर्स आरजे। तो क्लेम एज लगभग लगभग जैसे आपकी रिक्वेस्ट एज होती थी वही बात है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, क्लेम एज कन्वर्ट्स टू रिक्वेस्ट एज व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट्स अ रिसोर्स, ठीक है। रिक्वेस्ट एज कन्वर्टेड टू एन असाइनमेंट एज व्हेन द रिसोर्स इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस। ये तो पता ही है कि जब रिसोर्स को, उस प्रोसेस को वो वाला रिसोर्स एलोकेट हो गया तो क्या होगा आपके पास, वो असाइनमेंट एज बन जाती है।
When a resource is released by a process, assignment H reconverts it to a claim H. तो ये तो पता ही है कि फिर वो दोबारा से क्लेम एज बन जाएगी अगर रिसोर्स रिलीज कर दिया। रिसोर्सेज मस्ट बी क्लेम अ प्रायोरी इन दी सिस्टम, मतलब जो भी क्लेम करना है वो पहले से पता होना चाहिए। हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस में प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम रिसोर्स, यहाँ पर डेडलॉक अवॉइडेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम का। क्यों? क्योंकि अभी हम डेडलॉक को अवॉइड कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि यहां से भी डेडलॉक अकर होगा, ठीक है? डेडलॉक अकर होने से पहले हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या है, अब ये डायग्राम देखो, अब यहां आपके पास R1 to P1, ये क्या है? R1 to P1, ये आपके पास असाइनमेंट एज है, ठीक है? ये आपके पास असाइनमेंट एज है। अब P1 to R2 एंड P2 to R2, देखो P1 to R2 एंड P2 to R2, ये क्या है? दोनों, ये दोनों क्लेम एजेस हैं, ये दोनों क्लेम एजेस हैं। अब मान लो कोई भी आपके पास यहाँ पे क्लेम एज है और आपने अगर उसको क्लेम एज को असाइनमेंट एज बना दिया, तो या उसको रिक्वेस्ट एज बना दिया, सॉरी, जैसे यहां पर है, ठीक है? अब अगर मैंने यहां पर इसको R2 P2 कर दिया, ठीक है, तो क्या साइकिल बनने के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। तो उससे क्या होगा? डेडलॉक कैन अकर। अगर यहाँ पे मैंने किसी क्लेम एज को असाइनमेंट एज दे दिया और साइकिल बन रहा है सिस्टम में, तो आप उसको ये वाली असाइन ना करो, ताकि सिस्टम आपका डेडलॉक फ्री रहे। क्लियर है ये? यस, ये क्लियर है कैसे डेडलॉक अवॉइड किया? क्लेम एज एक तरीके से इमेजिनरी है कि अभी प्रोसेस ने उसको रिक्वेस्ट नहीं किया, वो फ्यूचर में रिक्वेस्ट कर सकता है। कैसे? जैसे हमारे पास मैक्सिमम की बात होती है ना, कि मैक्सिमम नीड उसकी 10 है, चाहे वो 10 को रिक्वेस्ट अभी ना कर रहा हो, लेकिन मैक्सिमम वो कर सकता है। तो मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्रोसेस P1 कैन रिक्वेस्ट रिसोर्स R2, ठीक है? तो यहां पर इमेजिनरी बात है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे वो हो गया, उसने रिक्वेस्ट कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट एज। क्लियर? क्लेम अभी इमेजिनरी थिंग है, रिक्वेस्ट रियल थिंग है। क्लियर है? देखो, इनका डाउट था कि रिक्वेस्ट एज और क्लेम एज में क्या डिफरेंस है, ठीक है? उसको मैं अभी बोल रहा हूं। यस, तो अगर साइकिल फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा आपके पास? डेडलॉक। अगर साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा तो आपका सिस्टम सेफ है, वरना अनसेफ स्टेट है। नहीं नहीं नहीं, ये हम करके देखेंगे, ये डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम ने करके देखना है कि अगर यहां पर ये क्लेम एज को अगर मैंने असाइनमेंट एज बना दिया, तो अगर साइकिल फॉर्म हो रहा है तो कभी भी वो क्लेम एज को असाइनमेंट एज जब भी रिक्वेस्ट एज नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसे साइकिल फॉर्म होने के चांसेस हैं। तो वो क्या करेगा? अभी के लिए नहीं करेगा, जब तक दूसरा प्रोसेस उतनी देर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो, अगर क्लेम किया है, हम तो जस्ट इमेजिनरी थिंग से उसका एल्गोरिदम बना लिया कि अगर इस क्लेम को मैंने एलोकेट कर दिया, असाइनमेंट कर दिया, तो क्या साइकिल फॉर्म हो रहा है? अगर साइकिल फॉर्म हो रहा है तो डेडलॉक हो सकता है, मतलब अनसेफ स्टेट है, तो इसलिए मैं उसको कभी भी असाइन नहीं करूंगा।
उस टाइम पे। क्लियर है? क्लेम क्या है? इमेजिनरी। अगर मैं उसको अब असाइन करके देखूंगा कि साइकिल फॉर्म हो रहा है, असाइन किया नहीं है, मैं इमेजिनरी फॉर्म में देख रहा हूं कि असाइन कर दिया, तो क्या डेडलॉक फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो सॉरी साइकिल फॉर्म हो रहा है तो वो अनसेफ स्टेट है। अगर साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा तो वो क्या है? सेफ स्टेट है। क्लियर? यस होगा तो यही क्लेम रिक्वेस्ट असाइनमेंट, जैसे अर्पित ने बोला है, लेकिन ये सारी अभी इमेजिनरी थिंग्स हैं। क्लेम रिक्वेस्ट असाइनमेंट, अगर रिक्वेस्ट एज उसको बनाएगा ही नहीं, वो रिक्वेस्ट एज तभी बनाएगा जब साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा। क्लियर? अगर उसने रिक्वेस्ट एज बना दी और असाइन हो गया, फिर तो बात ही खत्म होगी ना। क्लियर? यस, एनीबडी हैज एनी डाउट? ओके, तो एक बात आपने याद रखनी है, कईयों के मन में आ रहा होगा कि इतने इतने मुश्किल हैं और एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं है, तो ये वाली लाइन हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जो कल मैंने भी बताई। ठीक है, अभी लेक्चर को एंड करते हैं।